Hello everyone, welcome to our fourth episode of our series Mind Your Mind, an initiative by Anandvan Wellness Center. Myself Pooja Ghadigaonkar along with our psychiatrist Dr. Akshay Chaudiya. So now with the onset of COVID, so we have seen many people that there is an increase into habituation behavior, or there is an increase into cleanliness or excessive use of sanitization. And many viewers express the concern, can it lead to a psychiatric disorder called OCD? So can you please tell us something about OCD? Right. So OCD, as the full form goes as obsessive compulsive disorder. So it has three components. One is obsession, compulsion, and it has to be a disorder or the intensity of a disorder. It's a vicious cycle of obsession, anxiety, and compulsion. So obsession is a repetitive intrusive thought. ओके ये एक विचार हो सकता है जो बार बार आता है, या कोई चित्र इमेज हो सकती है जो बार बार आती है दिमाग में, या कोई अर्ज यानी कि तीव्र इच्छा हो सकती है जो बार बार दिमाग में आती है। और जब ये इच्छा या इमेज या विचार बार बार दिमाग में आता है तो इससे बहुत एंग्जाइटी पैदा होती है, बहुत बेचैनी सी महसूस होती है व्यक्ति को, जिसको कम करने के लिए या जिसको नलीफाई करने के लिए व्यक्ति कोई हैबिचुअल बिहेवियर में एंगेज करता है या कोई रिपीटेटिव बिहेवियर में एंगेज करता है, जिसको हम कंपल्शन बोलते हैं। ओके, तो इसके ये तीन कंपोनेंट्स हैं और ये इसी फेज़ में चलता है कि ऑब्सेशन के बाद में जब एंग्जाइटी होती है व्यक्ति कंपल्सिव बिहेवियर में एंगेज करता है, उसके बाद वो एंग्जाइटी कम होती है, उसके बाद में फिर से वो अर्ज या वो जो ऑब्सेशन है वो फिर से आने लगता है। तो सर ये कितने रिपीटेड रहते हैं? ये ऑब्सेशन जो होते हैं वो इतना रिपीटेड रहते हैं कि व्यक्ति के रूटीन को अफेक्ट कर देते हैं। वो व्यक्ति चाहे खाली बैठा हो, चाहे किसी काम में बिजी हो, ये इमेजेस, ये थॉट्स, ये अर्जेस उसको बार बार आ सकती है और ये कंटिन्यूअस उसकी अर्जेस रहती है, जो उसके कंट्रोल में नहीं होती है। और जैसे मैंने बोला इंट्रूसिव मीन्स इट कांट बी कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल बिहेवियर। जैसे हम अगर अपने आप को काम में एंगेज करने की कोशिश करें तो भी ये बार बार आ रही है इच्छाएं। अगर हम अपने आप को किसी चीज़ में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें या कोई हॉबी में एंगेज करें या एक्सरसाइज करें, ये हर समय आपके साथ चलती है, तो ये काफ़ी परसिस्टेंटली रहती है और काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये ऑब्सेशंस होते हैं। ओके सर। सर ये ऑब्सेशन किस चीज़ों में दिखाई देते हैं? जैसे हमने देखा है कि हाथ धोना, पर सिर्फ ये हाथ धोने तक ही रहता है या और किसी चीज़ों में भी वो दिखाई देती है? हाँ, वॉशिंग इज़ एक्चुअली मोस्ट कॉमन कंपल्शन। ओके, या फियर ऑफ कंटेमिनेशन या ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन यानी गंदगी के विचार आना, ये काफ़ी कॉमन ऑब्सेशन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन है। और उसकी वजह से व्यक्ति जो है बार बार वॉशिंग करता है, हैंड वॉशिंग हो चाहे नहाना हो, वो बार बार करता है, उसको हम कंपल्शन बोलते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। बट इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के ऑब्सेशंस होते हैं। तो उसमें जैसे ऑब्सेशन ऑफ टचिंग है, यानी अगर मेरे मन में ये इच्छा बार बार आती है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को टच कर लूँ, मेरे मन में मुझे पता है कि ये सामाजिक तौर पे सही नहीं है या इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं, बट ये इच्छा इतनी तीव्र होती है कि जब तक मैं टच नहीं करूँगा सामने वाले व्यक्ति को, तब तक ये विचार कंटिन्यूसली मेरे मन में रहेंगे और ये एंग्जाइटी पैदा करेंगे। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो क्या करेगा कि सामने वाले व्यक्ति को टच करेगा, तो ये एक ऑब्सेशन कंपल्शन हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऑब्सेशन ऐसे होते हैं जो कि उनके नेचर में सेक्सुअल होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आना, किसी व्यक्ति के प्रति सेक्सुअल थॉट ज़्यादा आना, या ये इतने इंटेंसिटी पे हो सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों को अपने परिवार के मेंबर्स के प्रति भी सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं। और ऐसे में इन ऑब्सेशंस के साथ में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति बहुत ग्लानि महसूस करता है, बहुत गिल्ट महसूस करता है कि मुझे ये विचार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये विचार उसके कंट्रोल के बाहर हैं। तो ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आना या भगवान के प्रति सेक्सुअल थॉट्स आना, ये एक ऑब्सेशन है। तो इस प्रकार के सेक्सुअल ऑब्सेशंस भी होते हैं। इसके अलावा और भी प्रकार के ऑब्सेशंस हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका कहीं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो उसको HIV हो जाएगा या HIV हो गया है,
इस एंग्जाइटी को कंट्रोल में लाने के लिए वो कई बार अपने टेस्ट करवाता है, कई डॉक्टर से मिलता है, कई लोगों से इसके बारे में बात करता है, गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह इसकी इन्फॉर्मेशन लेता है और मल्टीपल रीअश्योरेंसेस के बाद में भी, मल्टीपल टेस्ट के बाद में भी उस व्यक्ति के दिमाग में लगातार ये विचार रहते हैं कि शायद मुझे HIV हो गया है या मुझे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जो है उनमें से कोई एक बीमारी हो गई है। कई बार इस विचार में एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो सिम्टम्स जो हैं जैसे थकान रहना या शरीर पे रैशेज़ आना, इस प्रकार के लक्षण भी व्यक्ति को दिखने लगते हैं और वो ये इंटरप्रेट करता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है। तो ये भी एक प्रकार का ऑब्सेशन है। राइट सर। तो आपने लास्ट टाइम बताया था जैसे बाइपोलर के बारे में बताया कि वो 1 से 2 लोगों में दिखता है 100 में से। तो ये बीमारी कितने प्रतिशत लोगों में दिखाई देती है? थियोरेटिकली इसका प्रिवेलेंस जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया से कुछ ज़्यादा है, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो OCD बीमारी है ये एक स्पेक्ट्रम डायग्नोसिस है। इसका सीवियरिटी वेरी कर सकता है, इसका इंसाइट वेरी कर सकता है। कई बार इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे कि बीमारी के बारे में चिंता रहना, मैंने जैसे अभी आपको बताया HIV के बारे में चिंता रहना, इसकी इंटेंसिटी इतनी तीव्र होती है कि हमको ये OCD में कैटेगराइज करना पड़ता है। तो ये काफ़ी ओवरलैपिंग सिचुएशन होती है, तो कई बार एंग्जाइटी जो है वो साथ साथ में ऑब्सेसिव कंपल्सिव फीचर्स भी उसके साथ में लेकर के आती है। तो उसमें भी हमको इसको तो 2 से 3% लोगों को ये बीमारी होने की संभावना है। और इसकी ऑनसेट की अगर हम बात करें तो जैसे बाकी बीमारियों में हमने देखा यंग ऑनसेट होता है, वैसे ही इस बीमारी में भी 25 साल के पहले पहले ये बीमारी की शुरुआत जनरली हो जाती है। ओके। तो क्या ये बीमारी से मतलब बच्चों से बचपन से भी स्टार्ट हो सकती है? हाँ, हमने देखा है कि लगभग 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे या 14 साल के बच्चों में भी ये बीमारी आते हुए हमने देखा है। स्पेसिफ़िकली रिपिटेटिव बिहेवियर करना, जैसे कि टचिंग बिहेवियर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि टचिंग के बारे में अर्ज होना या सेक्सुअल ऑब्सेशन होना, ये हमने देखा है यंग ऑनसेट काफ़ी छोटे बच्चों में भी ये होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि सिर्फ हमें पता था कि सिर्फ हाथ धोना ही OCD माना जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो ये सिम्टम्स में दिखाई देते हैं सर? हाँ, कई प्रकार के अनयूजुअल ऑब्सेशंस के से हम डील करते हैं। कई बार हमें भी अचरज होता है कि इस प्रकार के ऑब्सेशंस होते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल मैं दूंगा कि एक व्यक्ति को ऑब्सेशन है कि उसको जब भी कोई परछाई दिखती है तो उसको उसकी इमेज क्लिक करना पड़ता है फ़ोन से। जब तक वो व्यक्ति उस शैडो की या उस परछाई की इमेज क्लिक नहीं करेगा तब तक उसके मन में बहुत बेचैनी होती है और उसको मल्टीपल टाइम वो शेडोज़ क्लिक करना पड़ता है। और इस डर से व्यक्ति घर से बाहर निकलने में हिचकिचाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे इमेजेस क्लिक करनी पड़ेगी। और ये बिहेवियर काफ़ी ऑड हो जाता है सब लोगों के सामने, और इसको एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो आइसोलेटेड रहने लगता है, घर के अंदर रहने लगता है और ज़्यादातर बाहर नहीं निकलता है। दूसरा, आपने हाथ धोने के बारे में बताया। देखिए, हमें OCD बीमारी और OCPD यानी कि जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम है या स्वभाव जिसको हम बोलते हैं, एक स्वभाव होता है जिसको हम एनेनकैस्टिक पर्सनालिटी बोलते हैं। अर्लियर इट वाज नोन एज OCPD, जिसमें एक बिहेवियर होता है कि उनको ज़्यादा क्लीन रहना पसंद है, बट ये व्यवहार जो है जनरली उनके रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करता है या ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। और इसके साथ में व्यक्ति अपना रूटीन भी अच्छे से करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे से लेता है और उसके स्लीप में या उसकी एपेटाइट में या उसके दूसरे कामों की प्रोडक्टिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ऐसे में हमको इसको स्वभाव कंसिडर करके चलना पड़ेगा और ये बीमारी से थोड़ा अलग है। ओह, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सर टू नो अबाउट OCD। तो सर इसकी आप वजह बता सकते हो कि ये बीमारी स्टार्ट होने की वजह क्या है? As we have discussed in all rest of the 3 episode, I guess, कि psychiatric illnesses majorly genetic illnesses है। It's a illness का मतलब होता है it's a medical problem जिसमें रासायनिक बदलाव होते हैं दिमाग में। सिमिलर टू डिप्रेशन, इस बीमारी में भी देखा गया है कि जो सेरोटोनर्जिक एक्शन है या सेरोटोनिन नाम का रसायन है, उसकी एक्टिविटी में काफ़ी कमी आती है और उसकी वजह से ये थॉट्स बहुत ज़्यादा बार दिमाग में चलते रहते हैं और इनसे पीछे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आनुवंशिकता इसका मेजर रीज़न है या जेनेटिक जो वल्नरेबिलिटी है वो हमेशा रहती है। हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री
ऑलमोस्ट ऑलवेज पॉजिटिव निकलती है कि व्यक्ति के परिवार में या उनके माता पिता को या उनके नाना नानी को किसी को भी इस प्रकार की बीमारी रहती है और इसकी वजह से बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, आपने बहुत अलग अलग तरीके के ओसीडीज़ के बारे में बताया, पर इसके जो नॉर्मल इसके परिणाम रहते हैं, उसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशंस उनके वजह से हो सकते हैं? हाँ, तो जैसे हमने बताया कि ऑब्सेशन में क्या होता है कि व्यक्ति का ज़्यादातर समय उस साइकिल में निकल जाता है, ऑब्सेशन और कंपल्शन की साइकिल में। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमने कई रिलेटिव्स को ये बोलते हुए सुना है कि ये व्यक्ति जो है बाथरूम में लगभग 1 घंटा लगा देता है, 2 घंटा लगा देता है। एक साबुन जो है वो लगभग 1 दिन भी नहीं चलती या 2 दिन भी नहीं चलती, इतना साबुन का इस्तेमाल ये व्यक्ति करता है। तो ऐसे में टाइम कंजम्पशन जो है वो व्यक्ति की लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा इस साइकिल में निकल जाता है। दूसरा जैसे कि कंटैमिनेशन या वॉशिंग का जो कंपल्शन है, उसमें बार बार हाथ धोते रहने से स्किन के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्किन बहुत ड्राई स्केली हो जाती है कई लोगों में। इसके अलावा व्यक्ति अपने काम में तो जैसे मैंने बोला कि ध्यान नहीं दे पाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तो वो इस ऑब्सेशन से ऑलरेडी परेशान है और ऐसे में जब रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं या उसे इसके इलाज के बारे में पता नहीं होता है, तो ऐसे में वो बहुत विचलित रहता है और उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। राइट, सो इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग पर्सन, फैमिली, बट जो रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे उसका भी ओवर यूज़ हो जाना हो सकता है। राइट, बट इसमें क्या है, जैसे कि बाकी साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ में प्रॉब्लम है, वैसा ही इसके साथ में भी है कि अवेयरनेस नहीं है तो व्यक्ति जो है वो सही समय पे इलाज कराने आता नहीं है। जैसे मैंने बोला, कई लोग आचरण में इसको काउंट करते हैं कई बार ओसीडी को, तो ये आचरण नहीं है, ये बीमारी है। तो उस हिसाब से इलाज समय पे अगर लेते हैं तो इलाज भी अच्छा होता है उसका। सो इलाज से ये है कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहले हमको ट्रीटमेंट से पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा कि इसकी सिवियरिटी कैसे वेरी करेगी, बिकॉज़ कई लोगों को ये मालूम होता है कि वो एक बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो खुद ही चल करके इलाज कराने आते हैं। इसको हम हैविंग गुड इंसाइट बोलते हैं कि उसको अपनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस है। बट कई लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, या फिर उसको लगता है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये मेरी बीमारी नहीं है, और ऐसे में वो इलाज के प्रति उतना जागरूक नहीं होता है या उतना आगे से आता नहीं है आपके पास में या मनोरोग विशेषज्ञ के पास में। तो ऐसे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट जो है वो वैरी करता है। तो इंसाइट अगर अच्छा है तो उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि व्यक्ति फॉलोअप रेगुलर करेगा, वो ट्रीटमेंट समय पे लेगा, क्योंकि उसे मालूम है और वो बताता है डॉक्टर को कि मुझे ये तकलीफ़ है और अभी इतना इम्प्रूवमेंट है, तो आगे क्या करना चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट को बेसिकली अगर हम समझें तो 2 पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहला पार्ट है फार्माकोथेरेपी। जैसे मैंने बताया कि सेरोटोनिन रिसेप्टर का काम करना या सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का काम करना काफ़ी कम हो जाता है। जैसे हमने डायबिटीज़ में देखा है कि इंसुलिन बराबर से काम नहीं करता है, तो ऐसे में बाहर से इंसुलिन दिया जाता है या ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिससे कि इंसुलिन के प्रति जो रेजिस्टेंस है रिसेप्टर्स का वो कम हो। तो ऐसे ही इस बीमारी में फार्माकोथेरेपी में मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको हम बोलते हैं SSRI क्लास ऑफ मेडिसिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स, यानी कि सेरोटोनिन की मात्रा को दिमाग में बढ़ाने की जो दवाई होती है उसको ज़्यादा देर तक अवेलेबल करवाते हैं ताकि उसकी बीमारी के सिम्टम्स में राहत मिले। तो ये मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। कई लोगों में ये बीमारी, जैसे बाकी बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया, वैसे ही ये बीमारी लंबी चलने वाली बीमारी होती है और ऐसे में इसका ट्रीटमेंट परसिस्टेंटली या कंटिन्यूसली रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये दवा ट्रीटमेंट बंद करने के बाद में लक्षणों के वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो फार्माकोथेरेपी में SSRI क्लास ऑफ मेडिसिन और भी अन्य प्रकार की दवाइयाँ हैं जो
हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बट मेजरली फार्माकोथेरेपी इज़ अ मेजर पिलर ऑफ ट्रीटमेंट। सेकंड जो इसका मेजर पिलर है वो है साइकोथेरेपी। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट यू माइट बी अवेयर कि साइकोथेरेपी इस बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली इसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं तो एक थेरेपी का नाम ज़रूर आता है जिसका नाम है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। ये बहुत ज़रूरी थेरेपी है जिसमें पेशेंट को ग्रेजुअली उस वल्नरेबल सिचुएशन में लाया जाता है या उसके जो ऑब्सेशन है उसके प्रति उनको सेंसिटाइज़ किया जाता है, ग्रेजुअली उनको एक्सपोज किया जाता है और उनका जो रेस्पॉन्स है, उनकी जो एंग्जाइटी है उसको होने से बचाया जाता है विद वेरियस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो ऐसे में ये थेरेपी जो है काफ़ी कारगर साबित होती है अगर व्यक्ति जो है अपने रूटीन में इन थेरेपीज़ का इस्तेमाल करे तो ये काफ़ी कारगर होती है। दूसरी इसमें थेरेपीज़ आपको मालूम है जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है, बट व्यक्ति का ट्रीटमेंट के प्रति मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों में इंसाइट नहीं होता है उन लोगों में ज़्यादातर हम देखा है कि फैमिली मेम्बर्स लेकर के आती है और काफ़ी लेट हो जाता है लाने में, क्योंकि फैमिली ये समझ नहीं पाती कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके साथ में। तो इसके लिए इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका। सर, ये बीमारी में फैमिली का रोल किस तरीके से अहमियत प्ले करता है? देखिए, ज़्यादातर लोगों में जब ये बीमारी होती है तो जो ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं उसके बारे में व्यक्ति ज़्यादातर लोगों से जिक्र नहीं करता है, क्योंकि अगर जैसे हमने डिस्कस किया कि सेक्सुअल ऑब्सेशंस हैं या कंटामिनेशन के विचार हैं, इसके बारे में डिस्कस करना अपने आप में ही गिल्टी महसूस करने के बराबर होता है। तो इसलिए व्यक्ति किसी से डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति को उन विचारों से खुद घृणा होती है। वो महसूस करता है कि मैं किस प्रकार के व्यक्ति हूँ कि मुझे इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। तो ऐसे में रिलेटिव्स जो हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनको ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं चल पाता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि थॉट्स के बारे में डिस्कस नहीं होता है। जो रिलेटिव्स नोटिस करते हैं वो है कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कि जो एक्टिविटी वो बार बार करते हैं, चाहे वो हाथ धोना हो, चाहे वो टच करना हो। तो ज़्यादातर लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि जब ये यंग एज में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी रिपीटेडली कर रहा है जो कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है और उसके ज़्यादातर समय को इस्तेमाल करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है, या उसके आचरण में कुछ ऐसे चेंजेस वो देख रहे हैं कि जिससे वो चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है, तो ऐसे में उनको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो अगेन बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके रिलेटिव्स को इस बीमारी के बारे में सुन करके बहुत अचरज होता है और वो रिलीव्ड महसूस करते हैं कि हम सही जगह आ गए हैं और हमको इस बीमारी का इलाज कराना चाहिए। इलाज में भी ज़्यादातर लोग जो हैं इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इसमें और प्रकार की भी ट्रीटमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की बात करते हैं या ईसीटी, ज़्यादातर लोग शॉक ट्रीटमेंट के नाम से इसको जानते हैं। इसके बारे में भी काफ़ी स्टिग्मा है, बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और ये राहत देने में काफ़ी कारगर साबित होता है, स्पेसिफ़िकली जब दवाइयाँ उस हद तक रिलीफ़ नहीं दे पाती है पेशेंट को। तो इस प्रकार की सारी ट्रीटमेंट सुविधाएं जो है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में है जहां मनोरोग विशेषज्ञ बैठते हैं या इस प्रकार का डिपार्टमेंट है। तो राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मन में, अगर आपको हो सकता है यकीन से आप ना कह सकें कि उसको ये बीमारी, अगर आपको डाउट भी लगता है तो राय लेने में मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इससे व्यक्ति का फ्यूचर जो है वो अच्छा होने का चांस रहता है। वेरी ट्रू सर, कि इट्स वेरी बेटर कि आप एक बार कंसल्टेशन कर लीजिए और एक बार आपकी भी एंजाइटी को रीअश्योर कर लीजिए कि वेदर इट इज़ अ डिसऑर्डर और वेदर इट इज़ लाइक पर्सनालिटी पार्ट जो आपने बताया था। सर, आपने बताया कि ये बीमारी में ऑब्सेशन रहता है और उसके बाद कंपल्शन होता है। क्या ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ ऑब्सेशन है और कंपल्शन नहीं, या वाइस वर्सा? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। कैसा है कि कई बार ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों ही मानसिक रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति के आचरण में वो प्रतीत ना होता हो। जैसे कि अगर एक ऑब्सेशन है कि काउंटिंग की अर्ज होती है किसी व्यक्ति को कि मुझे, अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे मेरे स्टेप्स काउंट करने हैं। तो ये जो अर्ज है
इसका कंपल्सिव बिहेवियर भी काउंटिंग जो है वो मन में ही होगी। तो ये कई बार डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंपल्शन टू काउंट इटसेल्फ इज़ अ कंपल्शन, राइट। तो ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार का ऑब्सेशन कंपल्शन दोनों ही मेंटली फॉरवर्ड कर सकते हैं। So very informative session. Thank you very much sir for shedding such a good light onto this disorder. अभी हमें हमारे viewers को भी पता चला रहेगा कि OCD and cleanliness doesn't always go hand in hand. OCDs के बहुत तरीका है, बहुत तरीके से वो दिख सकते हैं and it is not only through actions but वो mentally भी हो सकता है। तो thank you very much sir for informative session. थैंक यू सो मच। Thank you everyone. I hope everyone will be benefited by it.